हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। यूनिट 7 को आज हम पढ़ेंगे। उसके एमसीक्यूज फॉर्म में हम क्वेश्चन लगाएंगे। एमपीपीएससी के लिए यूनिट 7 से समथिंग पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और ये एक ऐसी यूनिट है जिसको कम पढ़ के, कम से कम इसका सिलेबस है, कम पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं इसमें। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। सो हम यूनिट 7 को पूरा एमसीक्यूज फॉर्म में कवर करेंगे और डेली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें एमसीक्यूज फॉर्म में कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे आप अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि यूनिट 7 में देखें तो विज्ञान एवं पर्यावरण है। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है विज्ञान एवं मौलिक सिद्धांत। तो आज हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिलॉसफी जियोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, ओपेरिन, अर्नेस्ट हैकल। बताइए दोस्तों। फिलॉसफी जियोलॉजिक इसकी पुस्तक के लेखक हैं लेमार्क। लेमार्क ने यह पुस्तक जैव विकास के इस पुस्तक में जैव विकास के सिद्धांत दिया था। यह 1809 में दिया गया था ये। अब यदि डार्विन की बात करें तो डार्विन की भी एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। ओपेरिन ने आधुनिक सिद्धांत दिया था जिसमें बताया था कि जीव की उत्पत्ति रसायन के रूप में समुद्र में हुई है। ओपेरिन ने यह बताया था। अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो इन्होंने भी एक पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, तो इसका फिलॉसफी जियोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती हैं। यह किसने कहा था? डार्विन ने, लेमार्क ने, ओपेरिन ने, अर्नेस्ट हैकल ने। तो दोस्तों ये बोला था अर्नेस्ट हैकल ने कि किसी भी जीव की जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती हैं, है ना। और डार्विन के बारे में हम अभी पहले देख चुके हैं। इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी, है ना। तो ये सिद्धांत दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। तीसरा देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे द्विनाम लिखना भूल गया मैं। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? इसके ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक, स्लाइडेन एंड स्वान, कैरोलस लीनियस और मार्सन रेनबर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने सिद्धांत द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीव और वनस्पति का वैज्ञानिक नाम दिया गया था, कैरोलस लीनियस के अनुसार, है ना। फ्रांसिस क्रिक की बात करें तो इन्होंने कीडोन की खोज की थी। स्लाइडेन एंड स्वान की बात करें तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। मार्सन नेरेनबर्ग की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, मार्सन नेरेनबर्ग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है? तो बताइए दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल, बीडल और टेटम, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला था कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिकता का नियम है ये। इन्होंने ये कहा था कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाते हैं। जैसे जो पिता है उसके लक्षण बेटे में आएंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर है। अच्छा, बीडल और टैटम ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसको एक जीव का एक एंजाइम सिद्धांत दिया था, बीडल और टैटम ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक की बात करें तो इन्होंने अणु की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितने सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है? इसके ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस,
65 से 70 डिग्री सेल्सियस, 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, 120 से 125 डिग्री सेल्सियस। सो इसका आंसर है 65 से 70 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुरीकरण में दूध को क्या किया जाता है, 30 मिनट तक 65 से 70 डिग्री तक हीट किया जाता है और फिर उसे शीघ्रता से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूध के जो हानिकारक जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन, हॉलकट, हॉपकिंस और हेनरिक। तो इसका सही आंसर है मैकुलन। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन ए और बी दोनों की खोज की थी मैकुलन ने। इसके बाद हॉलकट की बात करें तो हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। हॉपकिंस की बात करें तो इन्होंने डी की खोज की थी और हेनरिक की बात करें तो इन्होंने के की खोज की थी। और हॉवर्ड इवास की बात करें तो इन्होंने विटामिन ई की खोज की थी। सो इसका सही आंसर है मैकुलन। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन ए एंड बी मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, विटामिन डी हॉपकिंस और विटामिन के हेनरिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डीएनए की खोज किसने वैज्ञानिक ने की थी? वाटसन एंड क्रिक, लैंडस्टीनर, जेई सॉल्क या फ्लेमिंग? किसने की थी दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक इसका सही आंसर है। सो लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। जेई साल्क की बात करें तो जेई साल्क ने पोलियो की वैक्सीन खोजी थी, का निर्माण किया था। फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा गया है? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जूलियस रॉबर्ट मेयर, मेंडलीव? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का जनक कहा गया है। परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा गया है? जॉन डाल्टन को। तो जॉन डाल्टन ने बोला था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यह सिद्धांत इन्होंने दिया था 1808 में। रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, है ना। जूलियस रॉबर्ट मेयर की बात करें तो इन्होंने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था, जिसमें बोला था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। मेंडलीव की बात करें तो इन्होंने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत के जनक किसे कहा गया है? जॉन डाल्टन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो दोस्तों जो माइक्रोफोन होता है वो ऊर्जा का स्थानांतरण किस में करता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि यांत्रिक को ध्वनि में करता है, कि रासायनिक को ध्वनि में करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर है बी, क्योंकि जब हम जैसे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में माइक्रोफोन लगा होता है ना, तो जिससे आवाज़ जाती है और वो अपनी जो ध्वनि को है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके रिसीवर को ट्रांसमिट करता है। सो माइक्रोफोन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन और रदरफोर्ड? किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो चैडविक ने किसकी खोज की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एंड थॉमसन ने किसकी खोज की थी? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। सो सबसे पहले काय की खोज हुई थी? 1886 में प्रोटॉन की। इसके बाद में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी और चैडविक ने खोज की थी 1932 में न्यूट्रॉन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो कौन है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक? पाउली, मोसले, मेंडलीव, हाइजेनबर्ग? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मोसले, है ना। सो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को जनक कहा जाता है इनको, जो कि इन्होंने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। और मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव ने क्या किया था? आवर्त नियम को प्रतिपादित किया था। पाउली की बात करें तो पाउली ने अपवर्जन सिद्धांत दिया था। एंड हाइजेनबर्ग ने क्या किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गोताखोर किस गैस के सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? गोताखोरों द्वारा किस गैस के सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का, ऑक्सीजन प्लस हीलियम के, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। किस गैस का उपयोग किया जाता है गोताखोरों द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन रहती है जो हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रहती है। तो जब हम समुद्र में गोताखोर जब डुबकी लगाते हैं नीचे जाते हैं तो वहाँ पे दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में अंदर सर्कुलेट हो जाती है अधिक दाब के कारण, और बाहर आने पर वो पीड़ादायक होती है। सो इसके नाइट्रोजन की जगह पर हीलियम को भरा जाता है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम क्या होता है, ये उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा ब्लड में कम घुलनशील होती है। सो ये प्रॉब्लम नहीं जाती है बाद में जब वो बाहर आते हैं गोताखोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? लॉफिंग गैस कौन सी है दोस्तों? N2O, N2 प्लस CO, H2 प्लस CO, H2S। कौन सी गैस है लॉफिंग गैस? तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं, है ना। अच्छा, N2 प्लस CO इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। H2 प्लस CO इसको क्या बोलते हैं? जल गैस। एंड H2S कौन सी गैस होती है? ये सड़े अंडे से जो गंध निकलती है उसको वो H2S रहती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, क्लोरोएसिटोफेनॉन एंड नेऑन। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? वेल्डिंग में जो यूज होता है वो एसिटिलीन गैस का यूज होता है। अच्छा, क्लोरोएसिटोफेनॉन का उपयोग काय में होता है? ये जो आंसू गैस रहती है जो कि पुलिस वाले कभी कभी यूज करते हैं उसको क्लोरो एसिटोफेनॉन बोलते हैं, इसको आंसू गैस भी बोलते हैं ना। नियॉन, नियॉन तो एक तत्व है। भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आर्गन, हाइड्रोजन, रेडॉन, हीलियम। कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर है रेडॉन। भूकंप के दौरान रेडॉन गैस निकलती है। अच्छा, आर्गन, आर्गन जो हमारे जो बल्ब रहते थे पहले के, जो बल्ब रहते थे सूर्य बल्ब जो सब लोग जानते हैं, उसमें ऑर्गन गैस भरी होती थी, है ना। आजकल एलईडी में तो गैस वाला काम ही नहीं रह गया है। इसके बाद में हीलियम की बात करें तो हीलियम ये वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम रहती है, क्योंकि ये ठंडी रहती है तो फटते नहीं है टायर। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्या होगा इसका सही आंसर? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं? बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट दोस्तों जिप्सम को बोलते हैं। एंड कॉपर सल्फेट जो नीला तोता होता है उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोलमाइट, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। किसका अयस्क है दोस्तों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का अयस्क है डोलोमाइट। अच्छा, सोडियम, सोडियम की बात करें तो सोडियम के कौन कौन से अयस्क हैं? चिली साल्टपीटर एंड बोरेक्स। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? बॉक्साइड, कोरंडम एंड कायोलाइट। और मैग्नीशियम का तो हमने देखा डोलोमाइट। एंड सिल्वर का देखते हैं तो सिल्वर का कौन कौन सा है? रूबी सिल्वर एंड हॉर्न सिल्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम किसका अयस्क है? पिंच ब्लेड, क्रोमाइट, मिलेराइट, कॉल्बेराइट। किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। यूरेनियम किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है ये रहेगा क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर रहेगा पिंच ब्लेड। क्रोमाइट, क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का। मिलेराइट की बात करें तो मिलेराइट निकेल का अयस्क है। एंड कार्बेराइट, कार्बेराइट सोने का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांसा, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक और निकेल। किसकी है कांसा?
तो इसका सही आंसर है तांबा प्लस टिन, सेकंड वाला, है ना। अच्छा, तांबा और जिंक मिलके क्या बनाते हैं? पीतल। और तांबा और टिन मिलके कांसा बनाते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम मिलके क्या बनाते हैं? रोल्ड गोल्ड। ठीक है। और तांबा, जिंक और निकल मिलके क्या बनाते हैं? जर्मन सिल्वर। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सियालिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल काय में पाया जाता है? सोडा वाटर में। और शराब में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकोनोटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो गन्ने के रस में पाया जाता है एकोनोटिक अम्ल। ठीक है। मैलिक अम्ल की बात करें तो मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो फार्मिक अम्ल जो चींटी की जो डंक में रहता है, फार्मिक अम्ल रहता है। और टार्टिक अम्ल की बात करें तो ये इमली, अंगूर वगैरह में ये टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। आप हमें बताइए कि ये हमारे जो MCQ फॉर्म में जो हम सीरीज ला रहे हैं वो कैसी लगी आपको। और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आगे मैं डेली एक लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। डेली एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें कि क्वेश्चन होंगे। आज हमने देखे थे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि मैं कल लेके आऊँगा। इस तरह हम 8 से 10 लेक्चर में इसके पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और आपकी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें हमें कि आपको PDF चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।